लाभकारी होता है। ये मैंने देखा था और बताया था कि जो कीटाणु होते हैं हवा में, यज्ञ का धुआं कितना उसमें असर डालता है कि एक दिन हम हवन करते हैं तो उसका प्रभाव 7 दिन तक हमें दिखता है। और इसी प्रकार से मैंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट भी शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से साधारण धुआं और जो यज्ञ का धुआं है, जो देखने में एक जैसा लगता है, आग एक जैसी लगती है, धुआं एक जैसा लगता है, पर दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये भी गुरुदेव ने अपने वांग्मय में कौन हवा अपने अंदर सांस द्वारा खींचता है, और ये जो क्वांटिटी है ये हमारे जो हम भोजन लेते हैं उससे लगभग 6 गुना ज्यादा होती है। तो इसी से मालूम पड़ता है कि ये जो हवा है ये हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हम पूरे टाइम हम लेते रहते जाते रहते। खाना हम दिन में 2 बार 3 बार लेंगे, लेकिन सांस तो हम प्रति क्षण अपने अंदर लेते रहते हैं। और यदि ये जो वायु है यही प्रदूषित हो गई, विषैली हो गई, तो हमारा जीवन कितना ज्यादा इससे खतरे में आएगा। तो इसलिए वायु प्रदूषण के विषय में बहुत हमें सजग होना है और बहुत ज्यादा ये सोचना है कि हम इस वायु को कैसे बचा के रखें, इसमें कैसे हम प्रदूषण की मात्रा को कम करें। अब अगर हम आज की लाइफस्टाइल देखें तो हमारा जो रहन सहन है उसमें हम बहुत ज्यादा चीजों का उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे सुख के लिए बनाई गई हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए बहुत सारे कल कारखाने लगे हुए हैं, और ये सारे कारखाने क्या करते हैं, धुआं निकालते हैं, पोल्यूशन निकालते हैं। जब ये अपने कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो जो इनके एमिशंस हैं वो हवा में जाते हैं और ये हवा को विषैला करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि सब लोग वाहन का उपयोग करते हैं, चाहे अपना वाहन हो चाहे सार्वजनिक वाहन हो, और ज्यादातर सारे वाहन जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं ये धुआं निकालते हैं बाहर, प्रदूषित। तो इससे पूरा वातावरण है वो विषाक्त होता जा रहा है। इसको तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें ड्रास्टिक चेंज सडनली तो हम नहीं ला पाएंगे। तो गुरुदेव ये लिखते हैं कि वर्तमान स्थिति में कल कारखानों का विस्तार रुके यह तो कदापि संभव नहीं लगता। कल कारखाने रुकेंगे नहीं, बंद नहीं होंगे तो धुआं पैदा होना भी बंद नहीं होगा, और धुआं उत्पन्न होता रहेगा तो मानव जाति पर संकट की छाया भी गहराती रहेगी। अस्तु लोहे से लोहे को काटने की तरह आकाश को स्वच्छ रखने के लिए विषैले धुएं को साफ धूम्र से आच्छादित कर नष्ट करना होगा, और इसके लिए यज्ञों की शोध तथा उनके प्रचलन का विस्तार करना होगा। यानी कि अगर हवा में कुछ विषैली चीजें हैं तो उनको खत्म करने के लिए हमें कुछ ऐसे धूम्र डालने पड़ेंगे जो उनको निरस्त करें, और उसके बदले में कुछ हमारे लिए लाभकारी तत्व हवा में डालें, जो हम अपने नाक के द्वारा जब उसको सूंघे अंदर लेंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी होंगे, हानिकारक नहीं होंगे। और इसको हमने अभी अपने एक्सपेरिमेंट्स में पहले भी दिखाया था कि जब हमने एक साधारण आग जलाई थी, धुआं किया था, तो वो विषैला हो गया। विषैला इन द सेंस कि उससे कीटाणु बढ़ गए थे, और जहां पे हमने फिर हवन किया वहां वो कीटाणु जो थे उस एरिया में खत्म हो गए थे। तो लाभकारी जो धुआं है वो हमारे लिए यज्ञ का ही है, इस चीज को गुरुदेव ने बताया था। तो अब हम चलिए उसके आगे की बात करते हैं। कल ये हमने कोई पूछ भी रहते कि पीएम के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने कुछ स्टडीज की थी। उन स्टडीज में मैंने ये मैंगो, जो आम की लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करके और इसका हमने अध्ययन किया था कि जो इनके द्वारा हवन करते हैं इसमें यज्ञ के पहले, यज्ञ के दौरान और यज्ञ के बाद कैसे पीएम का बिहेवियर होता है, कितना धुआं निकलता है तो कितना पीएम बढ़ता है, और उससे बाद में जब हम कहते हैं हवन से कंट्रोल होता है तो वो कंट्रोल होता है, पर कितना % तक कंट्रोल होता है। तो ये स्टडी की थी मैंने, ये मैंगो के ऊपर, आम की संविधा के ऊपर और गाय के गोबर की संविधाओं के ऊपर स्टडी की थी। तो ये आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें जो पहली लाइन है चॉकलेटी लाइट ब्राउन कलर की, इसमें आप देखेंगे कि हवन के पहले 650 पे
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, 759 थी। हवन के दौरान ये और बढ़ के 1113 हो गई, परंतु उसके बाद ये गिरती रही और 8 बजे आधे घंटे के बाद ये 720 थी, फिर 577 हुई 10 बजे, 11 बजे 567 थी, 2:30 बजे 540 थी और 5:30 बजे ये 580 थी। यानी कि इसमें 24% की कमी आई थी यज्ञ के पहले की तुलना में। शाम के 5:30 बजे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस में कमी तो आई, पर 24% की आई थी। उसके बाद हम आते हैं, ये PM10 है, दूसरी लाइन जो डार्क ब्राउन, थोड़ा मैरूनिश ब्राउन कलर की है। इसमें हवन के पहले तो ये 217 थे PM10 का लेवल, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है। ये हवन के दौरान बढ़ करके 809 हो गए थे, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गए। पर उसके बाद ये तुरंत आधे घंटे में घट के 243 आ गए और फिर ये घटते चले गए। शाम तक ये घट करके 104-52 थे ये। उसके बाद ये 119 PM2.5 था हवन के पहले। हवन के दौरान ये एमिशंस बढ़े 723। देखिए ये बड़ी ऑनेस्ट मैं आपको अपने रिजल्ट्स दिखा रही हूँ, जिनको सिर्फ यही प्रूव करना है कि भाई नहीं हवन की लकड़ी बहुत अच्छी है और कुछ भी करिए आप घटता ही घटता है। डेटा इज मैनिपुलेटेड देन। जब हम कुछ भी जलाते हैं तो थोड़े बहुत जरूर एमिशंस होते हैं, PM जरूर बढ़ेगा। PM में तत्व क्या है ये भी मैटर कर रहे हैं, पर उसके बाद आधे घंटे के बाद से ही देखिए घटने लगते हैं और ये काफी कम हो जाते हैं। तो PM2.5 घट करके 59 रह गया था और PM10 104 रह गया था। यानी कि इन दोनों में 52% और 50% की कमी आई थी अपना बैकग्राउंड जो सुबह की तुलना में हवन के पहले जो स्तर था। अब अगर हम बात करें गाय के गोमय समिधाओं की, तो गाय के गोमय जो समिधाएं होती हैं ये यदि अच्छी सूखी और पतली बनी हो, इनमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है और जब हम इनको जलाते हैं तो ये बहुत अच्छे से जल जाती हैं। घी लगा के अगर आप जलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जल जाती हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देखेंगे कि बिल्कुल नहीं, नेग्लिजिबल ही था, 850 से 856। उन दिनों ये जाड़े के दिन थे तो काफी ठंड थी, उसमें पोल्यूशन भी काफी था, तो पहले ही स्तर काफी बढ़ा हुआ था, 850 कार्बन डाइऑक्साइड का था। पर ये हवन के दौरान 856 रहा और बाद में ये घट करके 817 हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ के 911 हुआ, बाद में ये घटता चला गया और शाम के 5:30 बजे तक ये उतर के लगभग 43% कम हो गया था। फिर अगर हम बात करें PM10 की, तो PM10 जो पहले 679 था, ये हवन के दौरान 643 हो गया, घट गया और उसके बाद ये लगभग घटता घटता शाम को 230 के स्तर पे आ गया, जो कि 66% कम था सुबह की तुलना में। फिर हम PM2.5 देखें तो PM2.5 372 था स्तर इसका पहले, और ये भी घटता रहा, घटते घटते ये शाम तक 94 पे आ गया, जो कि लगभग 75% की इसमें कमी आ गई थी। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन मैंने किया था कि गाय के गोमय की समिधा और जो आम की समिधा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या है कि आम की समिधा बहुत अच्छी समिधा है, ये सामान्यतः उपलब्ध है और इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट अन्य लकड़ियों के मुकाबले ज्यादा होता है, तो जब ये सूखी होती है, इनको जलाते हैं तो प्रदूषण सबसे कम होता है। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने देखा कि चूंकि शायद बाहर भी बहुत ज्यादा था, 800 का स्तर था, तो 800 से 1000 के स्तर पे अगर बढ़ा तो बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन फिर भी 200 के करीब तो उनका ये स्तर बढ़ा था। यहाँ पे आप देखिए 759 था, 700 से 1100 पे गया था, तो लगभग 350 करीब ये बढ़ा था। लेकिन उसके बाद ये घट करके शाम तक कार्बन डाइऑक्साइड 24% घटी थी, PM10 52% घटा था और PM2.5 50% घटा,
और जब हम गोमय समिधाओं को देखते हैं तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड 43% घटी, PM10 66% घटा और PM2.5 75% घटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि गाय के गोमय समिधा जो है ये एक तो इको फ्रेंडली आपकी समिधा है, पेड़ कटने से आपके बचेंगे। दूसरा ये कि इसका प्रभाव पीएम को कंट्रोल करने में ज्यादा है। इसका जो हम देखेंगे कि एयर प्यूरिफायर अगर हम कोई लगाते हैं तो उसका असर कितना आता है, 30%, मैक्सिमम 40% जब आप बहुत देर तक, कई घंटों तक चलाते हैं। मैंने भी एक खरीदा था एयर प्यूरिफायर 25,000 का, बहुत अच्छी कंपनी का, लेकिन वो जब 400 कुछ पोल्यूशन दिखाता था तो उसको हम 5-6 घंटे चलाने के बाद वो उतर के 300 कुछ में आता था। तो आप देखिए कि 30% की कमी मैक्सिमम उसमें मुझे, या 25 से 30% की ही दिखाई पड़ी थी। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो PM10 66% कम हो गया और PM2.5 75% की कमी आ गई। तो किसी भी एयर प्यूरिफायर से हमारा यज्ञ जो है ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव दिखता है मुझे। अब लेकिन ये भी एक विषय है कि जो हमारा घर के अंदर का जो पोल्यूशन का स्तर है पीएम का, ये यज्ञ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके घर के बाहर का जो स्तर है वो कितना ज्यादा, यदि बाहर बहुत बढ़ेगा तो वो अंदर भी आएगा, फिर अंदर का भी स्तर को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हमें बैलेंस करती हैं। अगर हम बाहर के स्तर को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर के स्तर को कुछ तो हम साफ कर सकते हैं। ये यहाँ से हमको दिखाई पड़ा। तो गाय के गोमय की जो गोमय समिधाएं हैं हमारी, ये मेडिसिनल भी होती हैं, औषधीय भी इनका प्रभाव होता है, परंतु पीएम भी कंट्रोल करती है और बहुत अच्छे से जल जाती है। इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये पूर्णतया जल करके और राख बन जाती हैं। हमें इसमें बाद में एमिशंस नहीं के बराबर दिखते हैं। और मैं अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा सावधानियों को भी ले लूंगी कि क्या करना चाहिए जिससे हमारा यज्ञ जो है वो ऑलमोस्ट धूम्र रहित होना चाहिए। इन्हीं प्रयोग को मैंने यहाँ पे ग्रोथ रेट दिखा करके कि कितना % बढ़ा और कितने % घटा, अगर आप ये देखें ना, ये बार्स हैं, कॉलम्स हैं, कि ये 7:30 बजे जब हवन हुआ तो ये आम की समिधा का मैं दिखा रही हूँ, ग्रोथ रेट काफी ज्यादा था, है ना, और उसके बाद ये कम होता गया, बाद में ये नेगेटिव आ गया, 20% के करीब लगभग इसमें हम देख रहे हैं, दोनों में फर्क था। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं गोमय समिधा में, तो आप देखिए कि इनकी ग्रोथ रेट उस समय तो थी, लेकिन ये बाद में तुरंत नेगेटिव हो गई और फिर ये नेगेटिव भी बढ़ती चली गई शाम तक। तो अच्छा, इसमें मैंने एक प्रयोग और भी किया था जो मैंने बताया नहीं, कि मैंने अपनी यज्ञशाला बनाई है घर में, उसको ऊपर से खोला हुआ है और उसमें मैंने एक कलश का जल, नॉर्मली मैं नहीं रखती हूँ, पर जब ये प्रयोग करना शुरू किया था तो मैंने देखा था, उसको देखने के लिए मैंने वो रखा कलश का जल। और कलश के जल को जब मैंने रखा था दूसरे एक्सपेरिमेंट में रखा था, जब ये गोमय समिधाएं रखी थी, तो उसके प्रभाव से भी मुझे लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब हुई थी, और अपेक्षाकृत जो आम की समिधाएं जब की थी तो उसके मुकाबले इसमें आप देखेंगे कि बढ़ा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड और घटता चला गया। तो ये सारे जो प्रयोग थे, इसमें मैंने क्या किया था कि गोमय जो समिधाएं थी, ये 30 ग्राम के द्वारा हमने पूरा यज्ञ किया था, और आम की जो समिधाएं जो इस्तेमाल हुई वो लगभग 150 ग्राम तक इस्तेमाल हुई थी। देसी घी 20 से 30 ग्राम मैंने प्रयोग किया था, और हवन सामग्री भी ज्यादा नहीं थी, 30 से 40 ग्राम का प्रयोग किया गया था। तो ये मैंने इसमें एक चीज देखी थी कि जहाँ पे हम लोग बैठ रहे थे उस जगह पे जब हमने डिवाइस लगाई हुई थी, तो जितनी भी ये गैसेस थी PM10 PM2.5 ये नेग्लिजिबली बढ़ी थी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका भी स्तर लगभग बराबर कम होता चला गया था गोमय समिधाएं जब हमने इस्तेमाल की थी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग था जिसमें दोनों समिधाओं का एक कंपैरेटिव स्टडी भी हो गया था, और दोनों ही समिधाओं में हमने ये देख लिया था
की रिडक्शन जो था पीएम का काफी इफेक्टिव था। और ये लेकिन जितने भी ये निष्कर्ष हैं ये इंडिकेटिव हैं, ये कंक्लूसिव हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये सब अभी प्रारंभिक एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हुए हैं। ये हम सिर्फ एक ट्रेंड देख सकते हैं कि ट्रेंड कितना है, बाकी अभी बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज पे, ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे प्रयोग किए गए हैं। अब हम लोग आते हैं आयंस के ऊपर। आप लोगों ने सुना होगा कि वायु में कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम आयंस कहते हैं, और जब ये आयंस की मात्रा किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव बढ़ती है हवा में तो हमारा जो स्वास्थ्य है उसके अनुरूप ही अफेक्टेड होता है। अगर पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और अगर नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के वो अनुकूल प्रभाव को लेके आते हैं, हमें अच्छा लगता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र के किनारे आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, या वन में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, पेड़ पौधों के बीच में, तो अच्छा लगता है। या झरने के पास आप जाते हैं, पानी के जहाँ पे फव्वारा चल रहा हो या झरना हो, तो अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे नेगेटिव आयंस की मात्रा जो है काफी होती है। ये 200 से 400 तक इनके नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो मैंने अपने यज्ञ के बारे में भी गुरुदेव ने लिखा है कि ये नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बहुत अच्छा हमने अमेरिका से डिजिटल खरीदा है यंत्र इसको नापने के लिए, और हमने कई जगह पे हवन किए। उसमें ये जयपुर के कुछ प्रयोग थे जहाँ पे हवन किए गए थे अलग अलग स्थानों पे, और उनका यहाँ पे मैं रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यज्ञ के दौरान, यज्ञ के पहले तो नेगेटिव आयंस बहुत ही कम थे, यज्ञ के दौरान वो बढ़ते हैं और बढ़ करके उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। तो एक प्रयोग एक कुंडीय हुआ था 6 अक्टूबर 2019, नेगेटिव आयंस का स्तर था ये 1290 था, और हवन के दौरान ये बढ़ करके 16,600 हो गया। दूसरे स्थान पे जहाँ पे यज्ञ हुआ वहां पे हवन के पहले 5 कुंडी यज्ञ था 8 अक्टूबर को, ये उसमें 190 था इनका स्तर नेगेटिव आयंस का, और यज्ञ के दौरान ये बढ़ करके 10,780 हो गया था मैक्सिमम। ये जो मैं एक वैल्यू बता रही हूँ ये मैक्सिमम थी। फिर एक जगह पे 108 कुंडी हवन हुआ था, वहां पे जो कि थोड़ा प्रदूषण भी रहा होगा, काफी सारे लोग आए होंगे, तो हवन के पहले 430 था जो हवन के दौरान बढ़ करके 4370 हो गया था। एक जगह पे एक कुंडी हुआ वहां पे 80 था, ये बढ़ करके 6,870 हो गया। फिर कहीं पे 260 था वो 5,730 हो गया, और फिर एक कुंडी हुआ था नवंबर 2019 में, वो पहले 2,500 था, वो बाद में बढ़ के 7,140 हो गया। तो ये देखा गया कि जब यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसके साथ ही नेगेटिव आयंस बढ़ना शुरू होते हैं, और ये फिर ये क्रम जो है पूर्णाहुति, वसुधारा और विसर्जन तक बना रहता है। अब ये जो एक ट्रेंड है, गर्मी से तो बढ़ते हैं ये, पर यज्ञ में जब ये बढ़ते हैं तो क्या होता है कि यज्ञ में चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है वो हवा शुद्ध आने लगती है, हवा जो शुद्ध होने लगती है उस पे नेगेटिव आयंस जब ये बैठते हैं और ये हम जब इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आ जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा लगता है, और तभी हम यज्ञ में जाने को तैयार होते हैं, इतनी देर बैठने को तैयार होते हैं, गर्मी में भी हम हवन करने को तैयार हो जाते हैं। तो उसका एक कारण ये भी है कि जब नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं और वो अच्छी प्योर हवा के कणों पे आते हैं तो वो हमारे अंदर जाते हैं और हमें उनसे लाभ मिलता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने यहाँ पे इनके ग्राफ से दिखाया है कि यज्ञ के पहले जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, मंत्रोच्चारण हो रहा था, तो ये लगभग 0 के आसपास ही थे, पर जैसे ही अग्नि का प्रज्वलन हुआ उसके बाद से ये बढ़ने लगे। नेगेटिव आप नीचे देखेंगे तो ये नेगेटिव आयंस हैं,
जो बढ़ रहे हैं, और इनकी माइनस में संख्या बढ़ रही है। ये बढ़ती रही, फिर जब अग्नि बुझ गई, अग्नि शांत हो गई, उसके बाद ये वापस अपने पहले के स्तर पे चले गए। तो ये एक यज्ञ का दूसरा अच्छा प्रभाव है जो हम लोगों ने देखा। हमारे हिंदुओं में तो होता है, बाकी आप देखेंगे क्रिश्चियंस में भी होता है, मुस्लिम्स में भी अग्नि का प्रभाव बहुत माना गया है। हम दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने का जो फायदे हैं हमको बताए गए हैं कि भाई दीपक जलाने से नेगेटिविटीज निकल जाती है। प्रकाश तो होता ही है, पर नेगेटिविटीज निकल जाती हैं। वो नेगेटिविटीज किस फॉर्म में निकल जाती हैं, ये हम ने स्टडी किया। चूंकि हम ये नेगेटिव आयन को बोलते हैं, पर ये नेगेटिव आयन एक्चुअली हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव लेके आते हैं। तो हमने 3 अलग अलग मीडियम में दीपक जलाए और उनके द्वारा जो नेगेटिव आयन्स निकले उनको मेजर किया। सरसों के तेल के दीपक जलाया, एक हमने बाजार के घी, एक मधुसूदन घी है उसको लेके दीपक जलाया, और फिर हमने अवल खेड़ा से शुद्ध देसी गाय के घी को जला के उसके द्वारा दीपक, और फिर देखा कि इनकी तुलना में क्या फर्क है इन तीनों में। तो जो सरसों का तेल का दीपक जलाया, इसमें 3 मिनट में सबको हमने जला के देखा, तो 3 मिनट में ये देखा कि जब दीपक जला तब इनके जो नेगेटिव आयंस थे ये लगभग 4200 के करीब बढ़ के आए थे, मैक्सिमम 4200 ये बढ़ गए थे। और जब हमने साधारण बाजार का घी लिया था, मधुसूदन पर था देसी घी, उसको जलाया तो लगभग ये 9800 के करीब ये बढ़ गए थे। अगर आप पहले का स्तर देखेंगे तो लगभग ये 0 से और 1 के बीच में ही था, मतलब 100 से नीचे ही थे ये। पर जब ये साउंड में प्रॉब्लम है, उसके बाद 9800 के करीब। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर है। नहीं, आवाज साफ है। आज इंटरनेट की आवाज, प्रॉब्लम है। हाँ जी, हो सकता है कि यहाँ कुछ कनेक्शन की भी हो सकता है प्रॉब्लम। नहीं अरविंद जी, थोड़ा बिजली कड़क रही है ना बाहर। जी जी, इसी जी। फिर ये तीसरा प्रयोग था। तीसरे दीपक में मैंने शुद्ध देसी गाय के घी को प्रयोग किया था, और उसका दीपक जब जला तो आप देखेंगे कि नेगेटिव आयंस 1100 के लगभग मैक्सिमम गए। तो ये जो संख्या है ना 11,000 के करीब है। ये 1100 नहीं, एक 0 कम है, 11,000 के करीब ये चले गए थे। तो ये जो संख्या है बहुत बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, क्योंकि जब हम समुद्र के किनारे बैठते हैं, जब हम किसी जल प्रपात के किनारे बैठते हैं, तो ये नेगेटिव आयंस 400 से और 600-800 के रेंज में ही रहते हैं। और जब हम हवन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये 1000 की रेंज में ये चले जाते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ की हम अगर महत्ता देखें तो ये दिखाई पड़ती है। हमारे दीपक भी हम जलाते हैं, तो सरसों का भी तेल का दीपक में जलाने की प्रथा रही है। बस शुद्ध सरसों का तेल अगर आप जलाएंगे तो आपको कार्बन भी कम मिलेगा और नेगेटिव आयंस भी ज्यादा मिलेंगे। ये जो मैंने प्रयोग किया था, ये बहुत छोटे चैम्बर में 2 फीट बाय 1 फीट के चैम्बर में एक दीपक जला के किया था, ताकि दीपक का जो प्रभाव है वो पूरे कमरे में फैल के वो लुप्त हो जाएगा। तो छोटे से अगर आप चैम्बर में करेंगे तो उसका प्रभाव आप देख पाएंगे, उसको हम मेजर कर पाएंगे। तो ये तो नेगेटिव आयंस के ऊपर हमारे कुछ प्रयोग थे जो मैंने किए। इसके बाद हम आते हैं अपने जो यज्ञ के कार्यक्रम चल रहे हैं, रहे यज्ञ मुझे लगता है शायद सबसे सामायिक है, क्योंकि आज के समय पे अगर हम कहीं पे बड़े बड़े हवन करते हैं तो क्योंकि इतनी जनता आ गई है, सारी जनता को संभालना, उससे भी जरूरी है कि हम कुंड को सावधानी से देख पाए कि क्या जा रहा है, वो बहुत जरूरी है। वो नहीं हो पाता है।
और यदि हम अगर उसको एक एक कुंड सबके घरों में करवाते हैं तो अपने अपने कुंड को तो हर कोई जला के रख पाएगा, अग्नि को मैनेज कर पाएगा, और इसका एक जो प्रभाव है वो व्यापक स्तर पे पूरे बड़े से एरिया में पड़ सकता है, यदि हम इसको प्रॉपरली तरीके से और एक निश्चित मात्रा के साथ करना प्रारंभ करें। तो पीछे अभी कुछ ग्रह यज्ञ हुए थे 2019 के, जो डेटा था सिर्फ दिल्ली का ही मैंने उसको नापा, क्योंकि लोगों को ये बहुत रहता था आप हवन करते हैं और इतने लार्ज स्केल पे करेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो सिर्फ यही देखने के लिए कि भाई बढ़ा तो नहीं कहीं, ये मैंने लाइव मॉनिटरिंग स्टेशन है 23 दिल्ली में, उनका डेटा मैंने 24 घंटे के जो एवरेज है वो आंकड़े इकट्ठे भी, किसी के लिए 23 का मिला, किसी में 16 का भी मिला, जितना का भी डेटा था वो मैंने एनालिसिस की है। तो 24 जून और 2 जून में तो लगभग 5 से 6 हजार घरों में एक साथ ही यज्ञ किया गया था। इसका प्रभाव मैं सिर्फ कहती हूँ कि क्या था। अगर हम PM 2.5 देखें, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को हमने जून 2018 में 24 जून को जब ये हुआ था तो उसके एक दिन पहले नापा था। ये येलो वाली बार कॉलम जो है ये आपको दिखेगा, ये एक दिन पहले का है। उसके बाद जो चॉकलेटी डार्क चॉकलेट कलर का है वो हवन वाले दिन का है, और एक दिन उसके बाद का है जो नेक्स्ट लाइट ब्राउन सा चॉकलेटी कलर का है वो एक दिन बाद का था, यानी कि 23, 24 और 25 को हमने डेटा लिया था। लेकिन अगर हम इसको ये देखते हैं कि बैकग्राउंड की तुलना में, एक दिन पहले की तुलना में, तो PM 2.5 जो है 22 में से लगभग 16 स्टेशंस पे ये कम हुआ था 24 जून को। 22 स्टेशंस जो दिल्ली में थे जहां का डेटा था उसमें से 16 स्टेशंस पे PM 2.5 हवन वाले दिन बढ़ा नहीं और कम हो गया। PM 10 को यदि हम देखें तो ये 24 जून को हवन वाले दिन 23 स्टेशंस में से लगभग 21 स्टेशंस में हवन वाले दिन ये कम हुआ है। जब हम खुले में हवन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कंट्रोल किसी भी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर नहीं रहता है, जैसे कि हवा के ऊपर नहीं रहता है, या जो एक्टिविटी प्रयोग होते हैं। किसी भी जगह पे अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया तो बहुत सारी गाड़ियां आएंगी, लोग आएंगे, तो प्रदूषण हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन उसके बाद भी अगर हमें 23 में से 21 स्टेशंस में दिख रहा है कि PM 10 कम हुआ है, तो ये भी एक ट्रेंड है जो हम आगे देखेंगे कि हमें मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही बेंजीन जो है ये 20 में से 18 सेंटर्स में हवन वाले दिन कम हुआ 2018 में। फिर यदि हम इसमें देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पूरे 22 में से 20 सेंटर्स में ये कम हुआ था। तो ये भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक काफी विषैली गैस है, और अगर हम देखें तो सिर्फ 2 सेंटर्स में ये बढ़ा था, बाकी 22 में से 20 सेंटर्स में ये कम हुआ है। तो ये तो हमारे कुछ थे आंकड़े 2018 के। फिर अगर हम 2019 के आंकड़ों को देखें तो ये 16 सेंटर्स का डेटा था हमारे पास, और 16 में से सारे 16 सेंटर्स पे ही ये PM 10 जो है ये कम हुआ है हवन वाले दिन। उसके एक दिन बाद बढ़ गया, परंतु हवन वाले दिन ये कम हुआ है। और PM 2.5 जो है वो 19 में से 16 सेंटर्स, ये सब दिल्ली का डेटा है, और ये CPCB के लाइव मॉनिटरिंग स्टेशन है जहां से डेटा लिया गया खुले में। क्योंकि ये प्रयोग हमने ऐसा किया था कि खुले में हवा, ये जो
यज्ञ का धूम रहे ये जा रहा है। तो ये 5,000 घर हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, परंतु कम से कम हम ये देख सकते हैं कि बढ़ा तो नहीं, इनका ट्रेंड क्या है। तो 19 में से 16 सेंटर्स पे PM 2.5 कम हुआ था उस दिन, और उसके बाद भी काफी सेंटर्स पे कम हुआ था। 2019 में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो ये भी 19 में से 18 सेंटर्स पे कम हुई है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो ये भी सारे सेंटर्स पे 2019 में इसमें एक सिग्निफिकेंट ये वो है कि कम दिखाई है। इस साल जो यज्ञ हुआ है गृह यज्ञ, इसमें हमने 23, 24, 25 और 26 मई को ये किया था। तो ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन के। उज्जैन में नहीं चाहिए, दिल्ली के आंकड़े, ये दिल्ली के आंकड़े हैं। दिल्ली में आप देखेंगे इसमें एक दिन पहले अगर हम देखेंगे 23 को, तो इनका स्तर काफी ऊंचा था, बढ़े हुए थे ये PM 10। ये PM 10 है। 5 स्टेशन का मैंने यहाँ पे लिया, वैसे तो हमने सारे स्टेशन को एनालाइज किया है और बिल्कुल सिमिलर ट्रेंड आया है सब में कि 23 को तो बढ़ा था, लेकिन ये 24, 25 और 26 3 दिन ये काफी कम रहा है। और फिर उसके बाद 27 को थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ये बढ़ा है, जैसे आनंद विहार में थोड़ा सा बढ़ा है। तो एक ट्रेंड ये हमें PM 10 का मिला था और एक ट्रेंड ये PM 2.5 का हमें मिला है कि ये भी आप देखेंगे तो आप तीनों दिनों में 23 के मुकाबले 23, 24 और 25 और 26 ये 5 स्टेशन में हमने देखा था ये कम हुआ है। तो ये तो गृह यज्ञ का था। पर मेरा ये मानना है कि अभी हमें अगर इसका बहुत लार्ज स्केल पे इफेक्ट और मतलब कुछ कंक्लूजन निकालना है तो दिल्ली में कम से कम 1 लाख से लेके 4-5 लाख घर तक तो करें लोग, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ उसका प्रभाव पूरे वातावरण में कुछ ऐसा आएगा कि जो लंबे समय तक और इफेक्टिव होगा। अभी जो हमारे पास डेटा आया था कि ये इस साल शायद अभी 7-8 हजार घरों में किया है, परंतु हो सकता है इससे ज्यादा हो, क्योंकि बहुत से लोग बताते नहीं है, ऑनलाइन नहीं आते, बहुत से लोग अपने घर में ही कर लेते हैं। तो ये हो सकता है संख्या और ज्यादा हो, पर अभी हमें 1 लाख तक जाने के लिए बहुत इसको व्यापक स्तर पे इसका हमें प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। और जब व्यापक स्तर पे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तब जाकर के हम इसका ऐसे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स कर करके तब हम ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि भाई यज्ञ का जो प्रभाव है वो यज्ञ की वजह से ये प्रभाव आ रहा है। तो ये तो हमारे कुछ वैसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो एयर पोल्यूशन पे स्थूल उस पे थे। अब हम आते हैं कुछ एटमॉस्फेरिक प्रदूषण की बात करते हैं। तो रेडिएशंस की बात करें हम, और ये रेडिएशंस बहुत तरीके के होते हैं, पर जो रेडिएशंस आज हमारे लिए एक समस्या बन रहे हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो आधुनिक जीवन शैली है, इसमें हम ये मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी, कंप्यूटर, माइक्रोवेव आदि जो चीजें गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, इनसे जो रेज निकलती हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, ये हमारे लिए हमें पूरे टाइम इफेक्ट करते हैं। एक तरीके से आप देखिए तो आज हम पूरे एक रेडिएशंस के समुद्र में जी रहे हैं। हमारे चारों तरफ रेडिएशंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ इवन LED लाइट्स भी रेडिएशंस देती हैं। तो जहां भी हम जाते हैं रेडिएशंस हमारे चारों तरफ होते हैं। जो ये इलेक्ट्रिकल और रेडियो के जो होती हैं माइक्रो फ्रीक्वेंसीज या मैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, बहुत समय तक इनका बहुत जल्दी असर नहीं आता, तो लोगों को नहीं लगा कि इससे कोई प्रॉब्लम होती है। पर जब लंबे समय तक लोग उस एरिया में रहे जहाँ पे टीवी टावर्स लगी हैं या कम्युनिकेशन के बूस्टर टावर्स लगी हैं या हाई डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के तार जा रहे हैं,
और फिर वहां पे लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो ये देखा गया कि जब लंबे समय तक लोग इनसे एक्सपोज हुए तो सिर और गर्दन में ट्यूमर की संभावनाएं उनकी बढ़ गई। और ये फाइंडिंग्स हैं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की। ये IARC एक UN की एजेंसी है। इसने अध्ययन किया 13 कंट्रीज में, इसने अपने आंकड़े लिए और इन्होंने उसको स्टडी किया 10 साल तक। फिर उन्होंने ये पाया कि 10 साल से अधिक जो लोग इनसे एक्सपोज होते हैं तो उनमें इन रेडिएशंस की जो कारण से कैंसर की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और इसकी वजह से उन्होंने इसकी कैटेगरी पहले 2A की थी, वो बढ़ा के 2B कर दी, जिस कैटेगरी में उन्होंने DDT को रखा हुआ है कैंसर के लिए। DDT बड़ा खतरनाक है, वो बैन कर दिया गया है। आप सोच लीजिए कि लंबे समय तक जो हम पहले सोचते थे कि बड़े हार्मलेस हैं ये रेडिएशन, इनसे कुछ नहीं होता, वो लंबे समय तक इनका एक्सपोजर हमें कैंसर तक ले जाता है। आज आप सुनते होंगे कि लोगों को ब्रेन ट्यूमर की बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। सिर का कैंसर, गर्दन का कैंसर, कान का कैंसर बहुत सुनाई पड़ रहा है। तो बहुत इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल फोन्स। हम बहुत ज्यादा जब सुनते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, इनके रेडिएशंस अगर आप कभी डायरेक्टली लगा के कान में सुनते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद गर्म होने लगता है, वो आपका कान एकदम थकने लगता है, आपका माइंड थकने लग जाता है अंदर। तो ये उस रेडिएशन के कारण ही होते हैं, जो हमें दिखते तो नहीं है पर उनका हमें प्रभाव आता है। तो अब इसका क्या निदान है, क्योंकि हम लाइफस्टाइल तो नहीं चेंज करेंगे, घर में हम लैपटॉप भी यूज करते हैं, हम अपना मोबाइल भी यूज करते हैं। तो मैंने ये हवन का प्रभाव जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स को जनरल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कि यज्ञ के पहले कहीं पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां पे बहुत हाई रेडिएशंस आ रहे थे। विपिन गार्डन एक्सटेंशन में एक 24 कुंडी हवन हो रहा था, तो वहां पे हमने अपने जब डिवाइस लगाई तो उसमें बहुत हाई रेडिएशंस, बिल्कुल मैक्सिमम पे जा रहे थे रेडिएशंस। और जब हवन प्रारंभ हुआ, उसमें आहुतियां प्रारंभ हुई, तो वो देखते ही देखते विदिन हमारे ख्याल से 1 मिनट के अंदर ही वो घटने शुरू हुए और घट करके शून्य हो गए हम लोग के सामने ही। तो ये एक बहुत, और ये हमारा वहां से दूरी करीब 50 मीटर की दूरी थी जहाँ पे रही थी। तो 50 मीटर की दूरी तक खुले में जब इतने बड़े स्तर पे प्रयोग हमने किया तो हमने देखा उसका सकारात्मक प्रभाव आया कि वो उनके जो रेडिएशन थे वो काफी कम हो गए थे, 0 ही हो गए थे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कहीं पे भी देखें तो जैसे ये मोबाइल है, इसकी रेंज जो है 3 फीट से लेके और 12 फीट तक इनके रेडिएशंस का प्रभाव हम उस डिवाइस से नाप सकते हैं। पर जिन घरों में या जिन स्थानों पे नियमित रूप से हवन होता है, वहां पे जाकर के मैंने जब वो डिवाइस से नापा, जैसे मेरे अपने घर में, तो इसके जो रेडिएशन है ये 3 से 5 इंच के बाद शून्य हो जाते हैं। मतलब वो डिवाइस 5 इंच के बाद दिखाती ही नहीं है रेडिएशंस, वो 0 हो जाती है। तो ये एक जनरल मुझे उपलब्धि हवन की दिखाई पड़ी। ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो मैंने यूज की थी, EMF, ये HTC की डिवाइस है, और इसमें 3 तरीके के रेडिएशंस हमें दिख जाते हैं। अब ये कुछ मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स शेयर करूंगी क्योंकि समय कम है। कुछ ये अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जिन्होंने अपने यहाँ किया था वो बार बार कहती थी कि मेरे हवन से ना मतलब 0 नहीं होते हैं। तो फिर मैंने कहा आप कितना बड़ा हवन करते हैं? कहती नहीं, मैं 5 आहुतियां देती हूँ। मैंने कहा आप 24 आहुतियां दे के देखिए। तो 24 आहुतियों का हवन किया, फिर भी वो बोली नहीं, कम नहीं हो रहे हैं। फिर मैंने कहा आप एक ये एनवायरमेंटल पर्यावरण प्रदूषण के लिए विशेष आहुति होती है, विशेष मंत्र है, उससे आहुतियां दीजिए। जब उन्होंने उसकी आहुतियां भी जोड़ ली, उसके बाद के रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 से लेके 15 तक के जो बार ये एक दिन पहले के हैं। उन्होंने सुबह, दोपहर और शाम 5-5 रीडिंग्स ली थी।
और आप ये नहीं सॉरी, सुबह दोपहर शाम 15 रीडिंग्स ली थी। जो येलो कलर की उसके साथ पर्यावरण प्रदूषण आंकड़ों के साथ, तो आप रिजल्ट्स देखेंगे कि काफी कमी आ गई है। एक दिन पहले जो काफी बढ़ी हुई थी रेंजेस, ये काफी कम हो गई हैं। और यदि हम शाम का देखें तो शाम के जो 15 थे, इनमें तो ऑलमोस्ट काफी जीरो के करीब ही हो गई हैं, लगभग नेग्लिजिबल ही है। क्या है कि इनके घर में शाम के टाइम पे आसपास बहुत पास पास घर थे, तो टीवी चल जाते होंगे। उस टीवी की वजह से शाम के रेडिएशंस बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे एक दिन पहले, पर जब उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए स्पेशल मंत्र की आहुति दी थी। तो यही प्रभाव जो है इसको मैंने एवरेज करके ना 15 से उनकी एवरेज करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, ये अगले दिन सुबह था, ये घट करके 0.9 रह गया था। दोपहर में जो एक दिन पहले 1.2 था, वो हवन वाले दिन घट करके 0.3 रह गया था। और जब शाम के देखेंगे तो शाम को ये एक दिन पहले तो 3.6 था। इसकी यूनिट है टेस्ला। ये 3.6 से घट करके 0.2 था। ये तो बहुत अच्छा ये प्रभाव देखा मुझे, ये पर्यावरण के शुद्धि के जो मंत्र था उसका। फिर ऐसे ही एक विकासपुरी में प्रयोग किया गया था, वहां भी ये प्रॉब्लम आती थी कि वो जीरो नहीं होता था। वो भैया कहते थे कि कम तो हो रहा है लेकिन ये जीरो नहीं हो रहा है। उनके आधे कमरे में जीरो होता था, आधे कमरे में जिधर उनका टीवी लगा था उस दीवार के साथ शायद दूसरे घरों की भी दीवार में वो टीवी लगा होगा या कुछ वेरिएशंस रहते होंगे, सोर्स होगा, जिसके कारण वो जीरो नहीं, किसी भी टाइम वो जीरो नहीं होता था। फिर उन्होंने भी जब पर्यावरण शुद्धि का मंत्र से आहुतियां दी, बाकी पूरा हवन किया, 24 गायत्री मंत्र और 3 महामृत्युंजय मंत्र, उसके साथ उन्होंने 3 पर्यावरण शुद्धि का भी मंत्र लगा दिया। और उसके बाद 96 थी, वो आधे घंटे में घट करके 0 हो गई थी। सो ये पे हवन के पहले लिया 5 इंच की दूरी पे, हवन के पहले रेडिएशंस लिए सोर्स से, और 5 इंच पे ही हवन के बाद लिए थे। तो ये आप देखेंगे कि 0.33, 1.43, 0.99 जो डेटा था पहले का, ये सब 5 इंच पे बाद में सब शून्य हो गया था। तो ये और भी बहुत सारे मेरे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर आए हैं एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स। और पर ये चूंकि मैंने 2 इसलिए दिखाए थे कि यहाँ पे नॉर्मली वो कम नहीं हो पा रहे थे, जब पर्यावरण शुद्धि मंत्रों से आहुतियां दी गई तब ये कम हो रहे थे। अब थोड़ा सा टाइम बचा तो चलिए मैं एनर्जी पे बात करूं या मैं केमिस्ट्री पे आ जाती हूँ पहले, छोड़ देते हैं। ये कुछ केमिस्ट्री के रिजल्ट्स हैं जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है डॉक्टर मीनाक्षी रघुवंशी हैं, इन्होंने किया था। और इनकी जो फाइंडिंग्स थी, इन्होंने केमिस्ट्री ऑफ यज्ञ पे भी किया था और ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया पे भी यज्ञ का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी इन्होंने स्टडी किया था। तो केमिस्ट्री में जो इनकी स्टडी थी उसमें इन्होंने ये देखा कि जो हम फैटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको जब हम जलाते हैं तो उसमें कई हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, जिसमें कि एसीटोन कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हम खुशबू भी आती है, पायरुविक एल्डिहाइड निकलता है, ग्लाइकोल एक कंपाउंड होता है, ग्लाइऑक्सोल एक कंपाउंड होता है, इत्यादि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। और इन सब की विशेषता ये है कि ये ज्यादातर बैक्टीरिया निरोधी कंपाउंड्स हैं, मतलब ये जहां भी होंगे उस एरिया के बैक्टीरियाज को ये खत्म कर देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये कारण है, इनसे खुशबू भी आती है आपको हवन में, जब आप बैठते हैं हवन के बाद वहां पे खुशबू आती है, वो इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से आती है। और इनकी वजह से ही एटमॉस्फेयर जो है ना वो बैक्टीरियोस्टैटिक हम कहते हैं, तो वो क्लीन हो जाता है क्योंकि इनकी ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव होते हैं। फिर इन्होंने उनकी जो जड़ी बूटियां थी उनको जब टेस्ट किया
तो इन्होंने देखा कि जड़ी बूटियों में जो पाए लगभग 100 से अधिक फाइटोकेमिकल्स जो उन जड़ी बूटियों में पाए गए, वो उनमें से अधिकतर बैक्टीरिया निरोधी थे। होता है जो जड़ी बूटियों में, पेड़ों में, चीजों में पाया जाता है। तो 100 से अधिक फाइटोकेमिकल्स जो थे उसमें जो पाए गए थे वो बैक्टीरिया निरोधी थे। और उन्हीं का जब उन्होंने और एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि लगभग 20 फाइटोकेमिकल्स ऐसे थे जिनमें क्षय रोग से लड़ने की क्षमता होती है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस के माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं उनसे लड़ने के लिए भी 20 फाइटोकेमिकल्स उसमें पाए गए थे जो उन्होंने हवन सामग्री विशेष इस्तेमाल की थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं कि आप कुछ भी जला देंगे, धुआं करेंगे, हर एक चीज में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। जो जड़ी बूटियों का चयन किया था हमारे ऋषियों ने, वो कुछ सोच समझ के किया था, उनकी विशेषताओं के आधार पे किया गया था, और उनकी उन्हीं विशेषताओं के आधार पे हम उनको बीमारियों के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस में हम विशेष हर्ब्स यूज करते हैं, उन सब में जब एनालिसिस की गई है तो ये उनकी फाइंडिंग्स थी कि 100 से लगभग 100 के करीब फाइटोकेमिकल्स ऐसे थे जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव थे, और 20 फाइटोकेमिकल्स ऐसे थे जिनमें टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता थी। फिर उन्होंने ये भी देखा कि यज्ञ के धुएं में जो कंपाउंड्स थे उसमें कुछ ऐसे तारपीन जैसे कि बोरनोल, गेरिनियोल, नेरोल, टर्पेनियोल आदि कंपाउंड्स मिले जिनमें भी क्षय निरोधक बैक्टीरिया से ना लड़ने की इनकी क्षमता थी। तो ये भी टीबी के लिए काफी फायदेमंद थे। जो प्रोडक्ट्स बनते जा रहे थे वो भी टीबी के बैक्टीरियाज को खत्म करने में सक्षम थे। फिर एक स्टडी उन्होंने टीबी के बैक्टीरियाज को लेके कल्चर किया और उसके ऊपर इन विट्रो स्टडी की गई थी। उस स्टडी को मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपके सामने रख रही हूँ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी चाहे तो नोट कर लें। ये जितना भी डेटा मैं बता रही हूँ आप लोग नोट कर सकते हैं, ताकि आगे कभी आप लोग कहीं पे भी बात करें, अपने डिस्कशन में लेके आए। तो इतनी जो मान्यता है कि धुआं नुकसान करता है, सांस से जाता है, नुकसान करता है, वो मान्यता कहीं ना कहीं इनसे खंडित होती है। तो इसमें जो था, इन्होंने 3 डिशेस अलग अलग तैयार की माइकोबैक्टीरियम के सैंपल्स को लेकर के, और उसका कल्चर किया। तो एक वो सिर्फ कल्चर किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। माइकोबैक्टीरियम के जो बैक्टीरिया थे उनको सिर्फ प्लेन पेट्री डिश को कल्चर करने पे देखा कि 8 सप्ताह में उसमें बहुत वृद्धि हो गई, उनकी कॉलोनीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि साधारण लकड़ी का धुआं किया और उस धुएं को उसके ऊपर पास किया। तो जब उसके ऊपर पास किया और फिर कल्चर किया तो दूसरे सैंपल में उन्होंने देखा कि 8 सप्ताह में लगभग बस 15% की ही वृद्धि हुई, कम वृद्धि हुई। मतलब अगर उसमें 100 हुई थी तो इसमें 85% की बढ़ोतरी हुई। और जब तीसरा उन्होंने सैंपल लिया, उस पर जब यज्ञ का धुआं डाला, उस पे उन्होंने देखा कि 8 सप्ताह में 75 से 80% जो बैक्टीरिया थे वो कम बढ़े थे। जितना उन्होंने जो पहला कंट्रोल वाला जो था जिसमें बढ़े थे, उसके कंपैरिजन में इस वाले में, यज्ञ वाले जिसपे धुआं डाला था, उसमें 75 से 80% की कम वृद्धि हुई थी। तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है कि यज्ञ का धुआं जो है वो टीबी के बैक्टीरिया के ऊपर क्या प्रभाव लाता है। तो ये अगर हम, चूंकि वहां से हम बहुत डिस्टेंस से लेकर के हम लेके गए थे, धुआं भी थोड़ा डाइल्यूट हो गया होगा, फिर वो हमने उसको जब पास किया था तो 75 से 80% की कमी आई थी। पर यदि हम डायरेक्टली यज्ञ में बैठाते हैं पेशेंट को और हम उसको धुआं देते हैं, वो सीधे जो धुआं लेता है तो उसका इफेक्ट और ज्यादा अच्छा आता है। ये टीबी के फाइंडिंग्स थी, और मैं बस, मेरा यहाँ तक तो प्रयोग का था। इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो यज्ञ की चिकित्सा है, यज्ञोपैथी चिकित्सा को पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिली, और गायत्री परिवार के 2 परिजनों को ये हमारी चिकित्सा सेवा रत्न पुरस्कार से हम लोगों को
उन्होंने गवर्नमेंट ने पुरस्कार दिए थे। और इसमें जो हमने हर्ब्स स्पेशल यूज की, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने कौन कौन सी हर्ब्स यूज करते हैं हवा वायु प्रदूषण के लिए, दूर करने के लिए। तो वो मैं बस यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें जो हवन सामग्री थी उसमें मैंने गिलोय, जौ, बिल्व, नागरमोथा, अपामार्ग, इंद्रजौ, कुटज और चावल, घी, गुड़ इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा जटामानसी और अड़ूसा ये डाला था। तो ये विशेष हवन सामग्री मैंने बनवाई थी। इसके साथ थोड़ी कॉमन हवन सामग्री भी मिलाई थी मैंने, आधी आधी, और फिर इन दोनों को मिला के ये। बस आपकी बात में पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी नियमित यज्ञ करता हूँ। और कल मैं आपकी बात नहीं सुन पाया था क्योंकि कल किसी मेरी मीटिंग थी, तो आज मैंने सुनी, मैं बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी है। और आपने जो डेटा का प्रेजेंटेशन किया है, मैं बहुत पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब मेरी फीलिंग्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं नियमित सालों से यज्ञ करता आया हूँ और उसका लाभ और आनंद मैंने बहुत पाया है। मैं भी काफी मात्रा में करता हूँ, नियमित यज्ञ करता हूँ। और ये नैनो यज्ञ नहीं करता, वो आम की लकड़ी से यज्ञ करता हूँ। और उसका लाभ मैंने इतना पाया है, उसकी मैंने एनर्जी के रूप में, बहुत सी मुसीबतों के रूप में यज्ञ देव हमेशा मेरी मदद करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहता हूँ आपकी बात के सपोर्ट में है ये बात, कि मेरे घर में 40 पेड़ लगे हुए, ये अरविंद भाई साहब जानते हैं। तो 40 पेड़ लगे, उस पूरी कॉलोनी में, लगभग वो 100 एकड़ में कॉलोनी है, उसमें 40 जो पेड़ लगे, जितनी ग्रोथ मेरे यहाँ पेड़ों की है, पौधों की है, वो कॉलोनी में किसी की नहीं है। जो प्रोडक्टिविटी इनकी है, और जो फ्रूट्स दे रहे हैं, मेरे छोटे से चीकू के पेड़ है, मुझे चीकू दे रहा है, अनार दे रहा है, हर चीज दे रहा है। अरविंद भाई साहब जानते हैं इस चीज को। तो ये चीजें मैं देख रहा हूँ, ये प्रताप किसका है? मैं समझता हूँ यज्ञ की ऊर्जा का प्रभाव है। यज्ञ से जो ऐश निकलती है, उस ऐश को भी मैं वहां पर खाद बना देता हूँ, गोबर मिला देता हूँ, और वही पौधों में हम देते हैं। तो मैं आपसे सहमत चाहता हूँ, यदि कोई डेटा हमको मिल जाए तो व्हाट्सएप कर दें या मेल कर दें, तो मैं हमें और अच्छी बात होगी और हम मजबूती मिलेगी इस बात को हम जगह जगह। जी एग्रीकल्चर पे भी इस पे बहुत रिसर्च हुई है, एक संस्था ने इस पे बहुत काम किया, डेटा है इस पे भी बहुत सारा कि कितना प्रभाव पड़ता है, कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, साथ में क्वालिटी है फ्रूट्स की, क्वालिटी अंदर जो मीठापन है, जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं कि जहाँ पे हवन होता था, वहां पे जो पौधे लगे थे उनमें लौकी की बेल थी। तो उन सज्जन ने वो बेल में जो लौकी निकली वो तोड़ी और एक बाजार से लौकी लेके आए, उसको दोनों को घर में बाहर रख दिया था। और उसके बाद उन्होंने उसका डेली स्टडी किया। तो जहाँ पे बाजार वाली थी, वो तीसरे दिन जो थी वो उसका वो ब्लैक पड़ने लगा था, जहाँ से वो आगे वाला हिस्सा है, और 5-6 दिन के बाद वो सूखने लगी थी। हफ्ते के बाद वो बिल्कुल वैसी सूख के श्रिवल कर गई थी। और उसके बाद जब ये 5 दिन तक 6 दिन तक जब तक वो श्रिवल करी, ये बिल्कुल ताजी बनी रही। इसको उन्होंने 23 दिन तक बाहर रखा था। 23 दिन तक भी ये इसका हरापन भी था और श्रिवल कर, लेकिन जब इन्होंने उसको काटा तो अंदर से ये बिल्कुल सही, ये बता रहे थे 23 दिन के बाद जो मैंने काट के उसको देखा तो अंदर से सही थी और उसको हमने बना के खा लिया। बिल्कुल सही। तो ये क्या था, उसके प्राण ऊर्जा थी उसके अंदर। वो ऊर्जा थी, वो कहीं बाजार वाली लौकी जो नाली के किनारे और कहीं ऐसे उगा देते हैं, उनमें वो प्राणिक ऊर्जा होती ही नहीं है। जब जमीन में तत्व नहीं है तो आपके खाने पीने की चीजों में तत्व नहीं है। तो जब यज्ञ की भस्म डालते हैं, ये भी एक बहुत अति उत्तम खाद है। इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो पेड़ों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, और साथ में यज्ञ की ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा, वो भी ट्रैप्ड रहती है। तो जब हम वो उसको पानी में मिला के दें या ऐसे ही छिड़क दें, ये पेस्टिसाइड का भी काम करेगी और फर्टिलाइजर का भी काम करती है। बहुत अच्छी ये चीज है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे